कैसे हो सब। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के पहले लेक्चर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा उससे निकलने वाले हार्मोन। तो भाई चैप्टर का नाम डालो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा उनसे निकलने वाले हार्मोन। उनसे निकलने वाले हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा उससे निकलने वाले हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं पहला कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती हैं जो हार्मोन्स को सीधे ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती हैं या ब्लड को दे देती हैं। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे ब्लड में डाल देती हैं। और ये भाई अब हार्मोन्स है तो ये कुछ काम करेंगे निकल कर, तो ये सब अपना काम जो भी हम लोगों का शरीर का है सभी के सभी हार्मोन्स पर ही निर्भर होते हैं। हार्मोन्स जो हम लोग जैविक पदार्थ लेते हैं उनसे यह उत्तेजित होकर निकलता है। अब बात करते हैं पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो दो ग्रंथियां पहली बात तो हमारे दिमाग हमारे सर में पाई जाती हैं या मस्तिष्क में पाई जाती हैं। एक पीयूष होता है और एक पीनियल होता है। उसके बाद गले में दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, थायराइड और पैराथायराइड। अगर हम देखें तो थायराइड गले को ही कहा जाता है। थायराइड का मतलब गला, हिंदी में ऑटू बोलते हैं उसको, लेकिन थायराइड पैराथायराइड आपका चलेगा। तो दो गले में हो गई थायराइड पैराथायराइड। मस्तिष्क में अभी बताया दो होते हैं, एक होता है पीयूष और एक होता है पीनियल। अब अगर चेस्ट की बात करें तो इसमें थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। फिर उसके बाद आए किडनी के ऊपर मिलेगा हमको एड्रिनल ग्रंथि। और उसके बाद महिलाओं का अगर बॉडी है तो मिलेगा हमको ओवरी, जिसको हम अंडाशय कहते हैं। अगर पुरुषों का बॉडी है तो उसमें मिलेगा ओवरी की जगह पे ब्रिसर्ड, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। अब बात ये है कि पहला अगर हम बात करें कि पीयूष और पीनियल होता है, मस्तिष्क में पीयूष और पीनियल ग्रंथि होता है। पीयूष और पीनियल ग्रंथि होता है। ये सब मस्तिष्क के होते हैं। मस्तिष्क में दो पीयूष और पीनियल। तो ये जितना ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना हम लोगों का पीयूष ग्रंथि इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि मटर के संरचना जैसी होती है जिसके तीन भाग होते हैं। ये मटर की संरचना जैसी होती है जिसके तीन भाग होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अग्रभाग, इसे कहते हैं हम लोग मध्य भाग, और इसे हम लोग कहते हैं पश्च भाग। अब ये मस्तिष्क है तो ये कुछ इससे जो हार्मोन्स निकलेंगे वो काम करेंगे। अब इस भाग से पूछा जाएगा कि बताइए पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से तीन हार्मोन्स बहुत प्रचलित हैं। एक एसटीएच हार्मोन, एक एफएसएच हार्मोन और एक एलएच हार्मोन। अगर हम बात करें एसटीएच हार्मोन की तो कहते हैं इसको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। बात करें एफएसएच की तो इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर एलएच की बात हम करें तो इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
आप इसके साथ आप रिटर्न डाउन करते चलिए भाई, उसको उतारते चलिए। अब अग्रभाग से हमने देख लिया, मध्य भाग से एक निकलता है MSH, मिलेनिन, मिलेटोनिन कहते हैं, मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पश्च भाग से दो निकलते हैं, पश्च भाग से दो निकलते हैं। ये मिलेटोनिन नहीं मिलेनिन होता है, सॉरी भाई, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पश्च भाग को देखते हैं। पश्च भाग में दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है बेसोप्रोसीन। दो हार्मोन्स पश्च भाग में पाए जाते हैं मस्तिष्क के, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रोसीन, जबकि मध्य भाग में पाए जाने वाले मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। अग्रभाग में पाए जाने वाला हार्मोन STH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता, जबकि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में दो पाए जाते हैं ग्रंथियां, पीयूष और पीनियल। पीयूष को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं, इसे हम लोग अग्रभाग कहते हैं, इसे मध्य भाग कहते हैं, इसे पश्च भाग कहते हैं। अब ये पूछा जाएगा, ये बताइए कि जो पीयूष ग्रंथि है ये क्या काम करता है। तो पहली बात तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितना भी हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से, अन्य ग्रंथियों से निकलता है, सभी का नियंत्रण ये मस्तिष्क का पीयूष ग्रंथि करता है। होता तो बहुत छोटा है, इसका वजन लगभग 10.6 ग्राम का होता है। इसका वजन 10.6 ग्राम का होता है और यह स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक भाग में उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये होता है पीयूष ग्रंथि स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक भाग में उपस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक भाग में उपस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 10.6 ग्राम। अब बहुत सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि के बारे में एक और देखें, सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसके 3 भाग किए गए हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। हम सबसे पहले बात करेंगे पश्च भाग की, क्योंकि सबसे अगर ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा तो पश्च भाग से पूछा जाता है। अक्सर इससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पूछ दिया जाता है। अब ऑक्सीटोसिन की बात हम करते हैं, पहले ऑक्सीटोसिन की भाई बात करते हैं। इसको इरेज कर दें। हम लोग अब ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में पाए जाते हैं। अगर हम ऑक्सीटोसिन को देखें तो ये जब एक कहानी के तौर पे आपको इसको समझाते हैं, जब माँ के गर्भ का 9 मंथ पूरा हो जाता है तो अब बच्चे का जन्म होगा, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहता है कि अरे भाई अब 9 मंथ आपका पूरा हो गया, बहुत अंदर रह लिए,
अब चलिए बाहर की दुनिया देखते हैं। तो ऐसे में उसमें जो बच्चा है, ऐसे ही बस काल्पनिक कहानियाँ हैं समझाने के लिए। ऐसे में जो बच्चा है 4 शर्त रखता है, कहता है भाई पहले तो हमारी शर्तें पूरा कर दो, अगर आप हमारी शर्त को पूरा कर देते हो तब हम बाहर आने के लिए तैयार हैं। तो बोलता है कि हाँ भाई बोलो 4 शर्त क्या है। तो 4 शर्त में वो कहता है कि पहली बात तो हमारे जो हम अंदर हैं बंधे हुए हैं, तो इस बंधन को तो पहले खोल दो ताकि हम छूट जाएं। तो ऑक्सीटोसिन इस शर्त को कहता है कि चलो भाई हम आपका बंधन खोल देते हैं, और बोलो पहली शर्त तो आपकी मान लिए। तो कहता है जो बच्चा होता है वो कहता है कि अरे भाई हम अभी अंदर हैं, बाहर जाएंगे तो पता है माँ के अंदर जब थे तो हमें खाने पीने को मिल जा रहा था आराम से, जब मिल जा रहा था तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब बाहर जाएंगे पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी दशा में ऑक्सीटोसिन कहता है देखो जब तुम बाहर जाओगे हम आपकी शर्तें भी मान लेते हैं, हम माँ के अंदर दुग्ध उत्पन्न करा देंगे ताकि आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, उस दुग्ध में तमाम प्रकार की प्रोटीनें होंगी, उसकी भी आपकी को कमी नहीं होने देंगी। इसका तब तीसरा शर्त ये होता है, कहता अच्छा ठीक है हम ये भी तो समझ लिए, ये बताइए कि जैसे हम अंदर थे कोई हमें बीमारी वगैरह नहीं छुपाती थी, लेकिन बाहर जाएंगे तो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, तो उनसे कैसे हम बचेंगे। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहता है कि हम माँ के दुग्ध में पौष्टिक पदार्थों और औषधियों को उसमें उत्पन्न करेंगे ताकि तुम्हारे शरीर में जब दुग्ध जाए तो बीमारियों से तुम बचे रहो। ठीक है, उसका एक काम हो गया। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट भाई पूछा गया था, कहा था कि ये बताइए कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ बच्चे को चूमने और चाटने लगती है, क्यों। तो इसका जवाब था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलकर माँ में प्यार उमड़ा देता है बच्चे के प्रति, वात्सल्य उमड़ा देता है बच्चे के प्रति, और माँ बच्चे को चूमने चाटने लगती है। ये सब भाई कारनामा हार्मोन्स की वजह से होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कार्य क्या क्या हैं। पहला है यह गर्भ के बंधन को तोड़ देता है, बंधन को तोड़ता है, यह गर्भ के बंधन को तोड़ता है। दूसरा है इसका, यह माँ में दूध उत्पन्न कराता है। तीसरी अगर बात करें, यह दूध में पौष्टिकता पैदा करता है। अगर हम चौथी बात करें तो माँ के अंदर प्यार उमड़ाता है जिससे माँ बच्चे को चूमने चाटने लगती है, माँ बच्चे को चूमने चाटने लगती है। तो भाई आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आपको समझ में आया होगा कि एक गर्भ के बंधन को तोड़ता है, यह माँ में दुग्ध उत्पन्न कराता है, यह दूध में पौष्टिकता पैदा करता है, माँ के अंदर प्यार उमड़ाता है जिससे माँ बच्चे को चूमने चाटने लगती है। और भी अगर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स की, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है कि यह दुग्ध उत्पन्न कराने में, यहाँ पर हम लिखाए हैं कि दुग्ध उत्पन्न कराने में ये सहायता करता है। इसीलिए पहले कुछ वर्षों में जो बीते कुछ वर्ष हैं
उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रयोग करके लोग जानवरों के अंदर कृत्रिम ऑक्सीटोसिन डालते थे, जिससे उनसे बहुत ज़्यादा दूध तो उत्पन्न हो जाता था, लेकिन हड्डियां कमज़ोर हो जाती थीं, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती थी। और मृत्यु होने के बाद जो उनको खाने के लिए, उनके शरीर को खाने के लिए जो चील वगैरह, गिद्ध वगैरह थे, वो गिद्ध आज इसके ऑक्सीटोसिन का जो सेवन उनके अंदर हुआ है, उसके मांस खाने से, जानवर के मांस खाने से या गाय और भैंस के मांस खाने से, तो उनके पास इतना क्षमता ही नहीं था कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो अंदर है उसके शरीर के, जानवर के, वो उनके अंदर चला गया, गिद्धों के। अब जिनसे उनके पर वगैरह झड़ गए और जिनकी समाप्ति हो गई, जिससे गिद्ध विलुप्त अवस्था में आ गए। तो कहा जाता है गिद्ध विलुप्त हो गए, उसका एक कारण है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रयोग। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोनों के प्रयोग पर रोक लगाया जाता है, कृत्रिम हार्मोनों पर, कि इसका प्रयोग आप जानवरों पर मत कीजिए। तो गिद्ध के विलुप्त होने का भी यही कारण है, 5 में लिख लो। गिद्ध इन्हीं कारणों से, गिद्ध ऑक्सीटोसिन के कारण विलुप्त हो गए। भाई ऑक्सीटोसिन के कारण विलुप्त हो गए। गिद्ध को रेड डाटा बुक में लिखा गया है, गिद्धों को रेड डाटा बुक में लिखा गया है। रेड डाटा बुक वो होता है जो जानवर या जीव विलुप्त होते हैं, उनको उस किताब में लिख दिया जाता है। और एक होता है ग्रीन डाटा बुक, उसमें उत्पन्न जो नए नए जीव होते हैं उनमें उनका नाम लिखा जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आपको समझ में आ गया होगा। इस पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में एक और हार्मोन हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लिखवाए हैं बेसोप्रोसिन। तो बेसोप्रोसिन के बारे में भाई देखते हैं। बेसोप्रोसिन के बारे में देखते हैं। जो बेसोप्रोसिन होता है, वह शरीर के अंदर जब वो निकलता है बेसोप्रोसिन हार्मोन, तो शरीर के अंदर जो जल उपस्थित होता है उसका नियंत्रण करता है। यानी हम कह सकते हैं इसका एक काम है, शरीर के जल का नियंत्रण करता है। शरीर में जल का नियंत्रण करता है। यानी बेसोप्रोसिन हार्मोन शरीर में जल का नियंत्रण करता है। ये आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्रभागों की। पश्च भाग हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पश्च भाग पहले पढ़ा दिए, अब अग्रभाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो अग्रभाग से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं, सबसे पहले तो एसटीएच हार्मोन को इसमें बात करेंगे, और एफएसएच हार्मोन जो है आगे आने वाले लेक्चरों में उनका काम जहाँ पड़ेगा वहाँ पर हम पढ़ाते रहेंगे। तो एसटीएच हार्मोन भाई हेडिंग डालो, एसटीएच हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो एसटीएच हार्मोन भाई देखते हैं। देखिए एसटीएच हार्मोन जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं, यह शरीर में वृद्धि का नियंत्रण करता है। यानी शरीर का जो बढ़ना या न बढ़ना होता है वो इसी एसटीएच हार्मोन के कारण होता है। जैसे हम कह दें कि अगर हमें एक परफेक्ट शरीर की लंबाई या शरीर में वृद्धि चाहिए, तो मान लेते हैं कि 1 गिलास हार्मोन ईश्वर ने इसमें डाल दिया, तो परफेक्ट लंबाई का मान लीजिए व्यक्ति हो जाता है। 1 गिलास हार्मोन्स अगर एसटीएच का पड़ गया तो परफेक्ट लंबाई का हो जाता है। लेकिन अगर कहीं इसकी कमी कर दें, भाई थोड़ा मोड़ा अस्किता गए हैं,
थोड़ी मोड़ी अस्किता आ गए ईश्वर भाई। इसकी कमी अगर कर दे तो कमी करते ही बच्चों में जब इसकी कमी आएगी तो बच्चे बढ़ नहीं पाएंगे, जिससे कहते हैं कि बौना रोग हो जाता है। यानी एसटीएच हार्मोन की कमी से बौनापन रोग हो जाता है बच्चों में। लेकिन पता चला कि कहीं ज़्यादा ढकेल दिए भाई, किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा ढकेल दिए मात्रा इसकी। तो ये जब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा एसटीएच हार्मोन तो बच्चा जितनी उम्र का होगा उससे लंबाई जो होगी उसकी वो अधिक विकास कर जाएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि 10 साल का लड़का ऐसा लगेगा कि वो 18-19 साल का है। इतना भड़कीला शरीर उसका दिखेगा, जिसे हम लोग कहते हैं भीमकाय रोग। भाई हार्मोन्स की अगर अधिकता या कमी होती है तो उसे हम रोग के नाम से कह सकते हैं। तो भीमकाय रोग हो जाता है। ये ऐसा देखने को कभी कभी मिलता है। अगर कहीं भाई कोई है व्यक्ति दिख रहा है, बहुत बड़ा है, आप उसको नमस्ते नमस्ते किए, फिर पता चला कि घर जाकर वो टॉफ़ी मांग रहा है, तो ऐसे तब आप कहेंगे अरे ये तो हमें लगा कि बहुत भाई बड़ा, ये तो टॉफ़ी मांग रहा है छोटे बच्चों की तरह। तो उसकी माँ भाई बोलेगी कि ए बाऊ अभी छोट हवैन कर, उम्र बड़ी कम है, बस खाली बढ़ उड़ गए हैं। अच्छा चलिए भाई देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो वृद्धि ज़्यादा हो जाती है बच्चों में, जिसे हम लोग कहते हैं भीमकाय रोग। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए बच्चों में तो बौनापन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बौनापन रोग हो जाता है। अगर बात करें इसकी अधिकता वयस्कों में हो जाए तो वयस्कों में इसकी अधिकता होने से एक एक्रोमीगैली रोग होता है, जिसमें मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जो चेहरा होता है वो गोरिल्ले जैसा हो जाता है। उसको एक्रोमीगैली रोग के नाम से जानते हैं। तो दो बातें करते हैं बच्चों में इसकी अधिकता होने से। पहली बात तो यह वृद्धि का नियंत्रण करता है। यह वृद्धि नियंत्रण करता है। अगर वृद्धि के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है एसटीएच हार्मोन। बच्चों में इसकी अधिकता होने से बच्चों में इसकी अधिकता होने से भीमकाय रोग हो जाता है। भीमकाय, जिसको जिजेटिज्म भी कहा जाता है। जिजेटिज्म भीमकाय रोग हो जाता है। लेकिन अगर कमी हो जाए बच्चों में कमी हो जाए तो बौनापन रोग हो जाता है। अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो बौनापन रोग हो जाता है। बच्चों में इसकी अधिकता हो जाए तो भीमकाय रोग हो जाता है, या वृद्धि का नियंत्रण करता है। और देखते हैं अगर वयस्कों में इसकी अधिकता हो जाए, वयस्कों में इसकी अधिकता होने से वयस्कों में इसकी अधिकता होने से अगर भीमकाय बौनापन रोग हो जाता है, वयस्कों में इसकी अधिकता होने से एक्रोमीगैली रोग हो जाता है। एक्रोमीगैली रोग हो जाता है। मिगैली रोग हो जाता है। तो हमने पढ़ा कि बच्चों में इसकी अधिकता होने से भीमकाय, किसकी अधिकता? एसटीएच हार्मोन, यह वृद्धि का नियंत्रण करता है। बच्चों में इसकी अधिकता भीमकाय रोग हो जाता है। बच्चों में कमी हो जाए तो बौनापन रोग हो जाता है।
वयस्कों में इसकी अधिकता होने से एक्रोमेगाली रोग हो जाता है, जिससे चेहरा गुरिल्ला जैसा हो जाता है, गुरिल्ला जैसा हो जाता है। तो हमने देखा कि पीयूष ग्रंथि के जो अग्रभाग हैं, ये पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है, इससे अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन्स एसटीएच है। अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन एसटीएच यह वृद्धि का नियंत्रण करता है। बच्चों हो गया सब, आप इसको नोट कर लीजिए भाई। देखिए, ये जितना भी हम बायोलॉजी का बताते जा रहे हैं, आपको कभी भी बायोलॉजी से अब डर लगने वाला नहीं है। आप बायोलॉजी के प्रश्न एकदम हंसते हंसते कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी का एकदम प्रश्न ताबड़तोड़ आएंगे, देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बाद, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के बाद एक एमएसएच होता है। यह रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्य के रंग के लिए उत्तरदायी है। यह मनुष्य के रंग के लिए उत्तरदायी है। देखते हैं भाई आगे। अगर हम अब पीयूष ग्रंथि का हमने पश्च भाग पढ़ लिया, अग्रभाग पढ़ लिया और मध्य भाग पढ़ लिया। इसके बाद हम जो पीयूष ग्रंथि के बाद एक और उसी में है, पीयूष ग्रंथि के बाद जिसको कहते हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, ये जो पीनियल ग्रंथि होता है, ये हमें सोने और जागने के क्रम को निर्धारित करता है। सोने और जागने के क्रम को निर्धारित करता है। चलो भाई, इसको समझते हैं। जैसे कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम कभी क्या अक्सर ही होता है, अगर हम कभी 4 बजे सुबह में अगर जाग जाते हैं, 2 दिन जाग गए, तो ये एक क्रम बना लेता है। ये मस्तिष्क का भाग एक क्रम बना लेता है, कहता है कि अच्छा, इस शरीर को अब 4 बजे ही उठना है, तो हम इसको जगा देंगे। अर्थात अलार्म का कार्य करता है, आपके सोने और जागने के क्रम को बना लेता है, और उसी समय आपकी नींद या आपको जो नींद आने वाली है या नींद से जागने को है, तो एक क्रम बना लेता है और उसी पर अपना कार्य करता रहता है। अब हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बाद थायराइड ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि के बाद थायराइड ग्रंथि की। तो थायराइड ग्रंथि यह गले की ग्रंथि होती है। यह गले की ग्रंथि होती है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथियों में दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके लिए अगर हम ट्रिक देखें तो कहेंगे HBl30 में कृति मिस गाते गाते हंस देती थी। गाते गाते हंस देती थी। भाई इसका एक सामान्य, इसको रट लो तुरंत आ जाएगा। यच का मतलब होता है यह यच आकार का, आकार यच होता है। यहाँ यच का मतलब होगा यच आकार की होती है ग्रंथि। बी होता है बाइलोब होता है, बी से होता है बाइलोब, यानी द्विभागी होता है, बाइलोब होता है। यल से होता है लार्ज, यल से होगा लार्ज अर्थात बड़ी ग्रंथि है। 30 का मतलब होगा 30 ग्राम की। आकृति से हो गया क्रिटिनिज्म रोग,
क्रिटिनिज्म रोग, यानी थायराइड ग्रंथि में क्रिटिनिज्म रोग पाया जाता है या होता है। दूसरा है मिक्सीडीमा रोग होता है, मिक्सीडीमा रोग होता है। क्रिटिनिज्म, मिक्सीडीमा, और गाते गाते से होगा ग्वाइटर, जिसे हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, ग्वाइटर यानी घेंघा रोग, घेंघा रोग होता है। और हाथ से होगा हाशीमोटो, हाशीमोटो। तो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। अगर इसके बारे में क्वेश्चन बनने वाले हैं तो देखो एक ही ट्रिक में ये आ जाते हैं। तो हमने बनाया HBL30 में कीर्ति मिस गाते गाते हंस देती थी। तो H का मतलब H आकार की, B से हो गया बाइलोब, L से हो गया बड़ी सबसे ग्रंथि, 30 से हो गया 30 ग्राम की, या क्रिटी से हो गया क्रिटिनिज्म, और मिस से हो गया मिक्सीडीमा, गाते गाते से ग्वाइटर, हंस देती थी से हाशीमोटो। यानी HBL30 में कीर्ति मिस गाते गाते हंस देती थी। कोई दिक्कत नहीं है थायराइड ग्रंथि याद करने की। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से मिलने वाले हैं। आप इसको देखकर नोट कर लीजिए, कभी आपको बायोलॉजी की दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। आज तो हम इसी पर समाप्त करते हैं, फिर यहीं से अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।